चलिए दोस्तों, आज लेकर आ गए हैं आप लोग के लिए सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2023 के एनुअल एग्जाम के लिए साइंस यानी विज्ञान के सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। यानी लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे जो आप लोग को 2023 के फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, गेस क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है यानी लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अंत तक कीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। पहला नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, देख सकते हो। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री का प्रश्न है कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है, देख सकते हो यहाँ पर। तो वियोजन अभिक्रिया क्या है? तो इसका उत्तर है कि जब एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक यौगिक बनाता है तो वैसी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। बहुत सिंपल है, वियोजन अभिक्रिया क्या है? तो जब एक यौगिक टूटता है और दो या दो से अधिक यौगिक बनाता है तो वह वैसी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। सिंपल है, याद रखिएगा कि वियोजन अभिक्रिया क्या है। तो एक यौगिक टूटता है और दो या दो से अधिक यौगिक बनाता है तो अब यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया कहलाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। ये बायोलॉजी का प्रश्न है। तो इसका उत्तर है कि ऑटो ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। हमारे शरीर में प्रोटीन और वसा के उपचय को थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट नियंत्रित करता है। यह वृद्धि संतुलन के लिए आवश्यक है। यदि हमारे भोजन में आयोडीन की कमी रहेगी तो गर्दन या बाहर की ओर उभरे हुए नेत्रगोलक हो सकते हैं। इस रोग से बचने तथा आयोडीन के शरीर में कमी दूर करने के लिए आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह दी जाती है। चलिए एक बार और समझते हैं, समझिएगा ध्यान से, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? यानी हम लोग भी यहाँ पर आयोडीन नमक खाते हैं। तो इसका उत्तर है कि ऑटो ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक होता है और हमारे शरीर में प्रोटीन और वसा के उपचय को थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट नियंत्रित करता है। यह वृद्धि संतुलन के लिए आवश्यक होता है। यहाँ पर आयोडीन आवश्यक होता है। यदि हमारे भोजन में आयोडीन की कमी रहेगी, नमक की कमी रहेगी तो गर्दन या बाहर की ओर उभरे हुए नेत्रगोलक हो सकते हैं। यानी देखे होइएगा आपकी गर्दन पर यहाँ पर फूल जाता है, वहीं यहाँ पर गर्दन या बाहर की ओर उभरे हुए नेत्रगोलक हो सकते हैं आयोडीन की कमी से। और इस रोग से बचने तथा आयोडीन के शरीर में कमी दूर करने के लिए आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह दी जाती है। यानी आयोडीन नमक खाने की सलाह दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 3 नंबर स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, फिजिक्स का क्वेश्चन है। समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखिए। समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या क्या है? तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है कि समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर कोई वस्तु हो उसका बिंब उतना ही पीछे बनता है। समतल दर्पण में किसी वस्तु के पूरे बिंब को देखने के लिए दर्पण का आकार उससे आधा होना आवश्यक होता है। चलिए एक बार और समझाते हैं, समझिएगा ध्यान से। समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर कोई वस्तु रखा जाता है उसका बिंब उतना ही पीछे बनता है। मतलब जितना दूरी पर रखा जाता है उसका बिंब उतना ही पीछे बनता है। समतल दर्पण में किसी वस्तु के पूरे बिंब को देखने के लिए समतल का आकार में उससे आधा होना आवश्यक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, केमिस्ट्री का प्रश्न फिर आ गया। देख सकते हो यहाँ पर कि पीतल या तांबे के बर्तनों में दही एंड खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखनी चाहिए? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
पीतल या तांबे के बर्तनों में दही एंड खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखनी चाहिए? तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है कि तांबे या पीतल के बर्तन में दही नहीं रखना चाहिए। दही में अम्लीय गुण होता है क्योंकि दही खट्टा होता है, और तांबे के साथ दही की अभिक्रिया दही में लैक्टिक अम्ल होने के फलस्वरूप धातु लवण बनते हैं और दही का स्वाद बदल जाता है। चलिए एक बार और समझिएगा ध्यान से कि पीतल या तांबे के बर्तनों में हमें खट्टे पदार्थ, दही एंड खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए? तो इसका उत्तर है कि तांबे या पीतल के बर्तन में दही नहीं रखना चाहिए। दही में अम्लीय गुण होता है। दही में कौन सा यहाँ पर अम्ल पाया जाता है? तो दही में यहाँ पर लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। देख सकते हो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो दही में अम्लीय गुण होता है क्योंकि दही खट्टा होता है। दही खट्टा होता है तो वह अम्लीय गुण होता है। और तांबे के साथ दही की अभिक्रिया यानी यहाँ पर तांबे का यहाँ पर बर्तन होता है, तो यहाँ पर तांबे के साथ दही की अभिक्रिया दही में लैक्टिक अम्ल होने के फलस्वरूप धातु लवण बनते हैं। जब दही में यहाँ पर लैक्टिक अम्ल पाया जाता है तो तांबे के बर्तन में रखेंगे तो धातु लवण बनते हैं और दही का स्वाद बदल जाता है। तो इतना याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। देख सकते हो कि विरंजक चूर्ण के दो उपयोग लिखे। विरंजक चूर्ण के दो उपयोग लिखना है कि विरंजक चूर्ण का दो उपयोग क्या क्या है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है यहाँ पर पहला नंबर यहाँ पर है, देख सकते हो कि पीने वाले पानी के लिए जीवाणुओं को नष्ट करने में इसका उपयोग होता है। पीने वाले जो पानी होता है उसके लिए जीवाणुओं को नष्ट यानी जितना भी कीटाणु होता है उसको मारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका? तो विरंजक चूर्ण का। और 2 नंबर है यहाँ पर उपयोग, देख सकते हो कि न सिकुड़ने वाली ऊन का इसकी सहायता से भी निर्माण किया जाता है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर आपके सामने। उत्सर्जन की परिभाषा लिखिए। उत्सर्जन की परिभाषा लिखना है, तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है कि शरीर की उपचारिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हानिकारक नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। काफ़ी सिंपल है, आप सभी जानते हैं उत्सर्जन क्या है। तो शरीर की उपचारिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हानिकारक नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ। अपशिष्ट पदार्थ मतलब गंदा पदार्थ, पसीना हो गया, पैखाना हो गया, यह सब यहाँ पर अपशिष्ट पदार्थ हो गया। अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकाला जाता है, यानी शरीर से जब बाहर निकाला जाता है तो वही तो उत्सर्जन है। बाहर निकालने की क्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर यहाँ पर। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? याद रखिएगा कि उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तल लेंस को यहाँ पर अभिसारी लेंस किस लेंस को कहते हैं, तो उत्तल लेंस को याद रखिएगा। और एक होता है अपसारी लेंस, तो अपसारी लेंस अवतल लेंस को कहते हैं, याद रखिएगा। तो इसका उत्तर है कि उत्तल लेंस के द्वारा आपतित समानांतर किरणें अपवर्तन के फलस्वरूप एक बिंदु पर मिलती हैं, यानी उत्तल लेंस प्रकाश के समानांतर किरणों को अभिसारी कर देता है, अतः उत्तल लेंस को इसी गुण के कारण अभिसारी लेंस कहते हैं। सिंपल है। चलिए एक बार और समझते हैं। इसका उत्तर है कि उत्तल लेंस के द्वारा आपतित समानांतर किरणें अपवर्तन के फलस्वरूप एक बिंदु पर मिलती हैं। एक बिंदु पर मिलते हैं यानी उत्तल लेंस प्रकाश के समानांतर किरणों को अभिसारित कर देता है, अतः उत्तल लेंस को इसी गुण के कारण हम अभिसारी लेंस कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर आपके सामने। सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है? सोडियम को केरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है? केरोसिन मतलब यहाँ पर कोई तेल होता है, मिट्टी का तेल होता है। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है आपके सामने, देख सकते हो कि अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण सोडियम धातु खुला रखने पर साधारण ताप पर ही ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने लगती हैं, अतः यह जल न जाए इससे बचने के लिए केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। सिंपल है। एक बार और समझिए यहाँ पर कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। तो इसका उत्तर है कि अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण सोडियम धातु खुला रखने पर, जब सोडियम धातु खुला रखा जाता है तो साधारण ताप पर ही ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने लगता है। साधारण ताप पर ही ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने लगता है, अतः यह जल ना जाए इससे बचने के लिए हम केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर।
9 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों का वाहन में क्या अंतर है। जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वाहन में क्या अंतर है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है कि जाइलम निर्जीव ऊतक है। जाइलम निर्जीव ऊतक है। यह जड़ों से जल और घुले हुए लवण को पत्तियों तक पहुंचाता है। ध्यान से समझिएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों का वाहन में क्या अंतर होता है। तो जाइलम निर्जीव ऊतक है। जाइलम निर्जीव ऊतक है। यह जड़ों से जल और घुले हुए लवण को पत्तियों तक पहुंचाता है। जाइलम का क्या कार्य है। तो जाइलम का कार्य है कि जड़ों से जल और घुले हुए लवण खनिज को पत्तियों तक पहुंचाता है। और फ्लोएम के देखिए, तो फ्लोएम सर्जीव ऊतक है। फ्लोएम सर्जीव ऊतक है। यह पत्तियों में तैयार शर्करा को पौधे के सभी भागों में पहुंचाता है। यानी जाइलम हो गया ना, तो जाइलम यहाँ पर जड़ों से जल और घुले हुए खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाता है। और फ्लोएम जो है ना, पत्तियों तक जब पहुंचा जाता है तो फ्लोएम का कार्य होता है कि सभी भागों में पहुंचाना, सभी भागों में उसको पहुंचाना। यहाँ पर फ्लोएम का कार्य होता है। पत्तियों में तैयार शर्करा को पौधे के सभी भागों में पहुंचाता है। और जाइलम ऊपर की तरह गति करने में सहायक होता है, यानी ऊपर पहुंचाता है जाइलम। और फ्लोएम नीचे की तरफ गति कराती हैं, नीचे की तरफ गति कराती हैं। सिंपल है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, देख सकते हो यहाँ पर कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और सब्जेक्टिव में भी पूछता है। तो एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर दिया है, तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व किए हैं। यहाँ पर देख सकते हो आर बराबर दिया है 36 सेंटीमीटर, यानी वक्रता त्रिज्या आर बराबर 36 सेंटीमीटर दिया है, तो ये तो हो गया। तो हमें एफ निकालना है, यानी फोकस दूरी निकालना है। तो हमें एफ के जगह पर यहाँ पर एफ का एक फार्मूला होता है फोकस दूरी का, देख सकते हो। एफ बराबर फार्मूला होता है R/2। R/2 फार्मूला होता है। तो आर कितना दिया है, तो आर दिया है यहाँ पर 36 सेंटीमीटर, यानी वक्रता त्रिज्या यहाँ पर 36 सेंटीमीटर दिया है। तो 36/2 हो जाएगा, तो कटाएंगे तो यहाँ पर 18 हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर कितना आया, तो 18 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि विद्युत का सबसे प्रयोगात्मक लाभ क्या है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है कि विद्युत धारा को तारों के सहायता से बहुत कम ऊर्जा के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। इसे किसी अन्य स्थान पर उत्पन्न कर दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। सिंपल है, समझिएगा कि विद्युत का सबसे प्रयोगात्मक लाभ क्या है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है कि विद्युत धारा को तारों के सहायता से बहुत कम ऊर्जा के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। यानी जब हम तार में यहाँ पर विद्युत धारा उत्पन्न करेंगे तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा, दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। और इसे किसी अन्य स्थान पर उत्पन्न कर दूसरे स्थान तक भी ले जाया जा सकता है। सिंपल है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। काफ़ी इंपोर्टेंट ये सभी क्वेश्चन है और यही सभी क्वेश्चन आप लोग को फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये मेरा गारंटी है, यही सब क्वेश्चन आप लोग को फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा। 12 नंबर क्वेश्चन समझिएगा। सूचक किसे कहते हैं, सूचक किसे कहते हैं। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं कि सूचक किसे कहते हैं। इसका उत्तर है कि सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल व क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाते हैं, सूचक कहलाते हैं। जैसे हल्दी हो गया, हल्दी यहाँ पर सूचक हो गया। तो एक बार और समझिएगा कि सूचक किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है कि सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल व क्षारक की उपस्थिति दर्शाता है कि वह अम्ल है या क्षार है। इसका रंग या गंध अम्लीय है या क्षारीय है, ये भी दर्शाता है। माध्यम में बदल जाता है, सूचक कहलाता है। जैसे यहाँ पर हल्दी हो गया, देख सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट। तो 13 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि संक्षारण किसे कहते हैं। संक्षारण किसे कहते हैं, देख सकते हो। आप लोग इतना लिखिएगा तो 2 अंक मिल जाएगा। कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सोचेंगे कि इतना लिखने पर 2 अंक मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा आप लोग को 2 अंक। इतना ही लिखिएगा तो 2 अंक, आप लोग को एक भी नंबर नहीं कटेगा। 2 अंक के 2 अंक मिलेगा। जब आप लोग एक यहाँ पर कलर करने पर जब 1 अंक मिल जाता है तो इतना लिखने पर 2 अंक क्यों नहीं मिलेगा। ऑब्जेक्टिव में तो एक कलर
कर देते हो तो एक अंक मिल जाता है। तो ये तो सब्जेक्ट ही है, यानी 2 अंक मिलेगा। यहाँ पर इतना लिखिएगा तो 2 अंक बिल्कुल मिलेगा। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं कि संक्षारण किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, नमी आदि से अभिक्रिया करके संक्षारित हो जाता है तो उसे हम संक्षारण कहते हैं। सिंपल है। संक्षारण किसे कहते हैं? तो जब कोई धातु हो गया अपने आसपास, यानी जैसे कि लोहा हो गया, मान लेते हैं लोहा एक धातु है, तो लोहा अपने आसपास अम्ल, नमी से अभिक्रिया करके, यानी जब उस पर यहाँ पर किसी बाहर रख देंगे तो अम्ल, नमी से अभिक्रिया करेगा और उस पर संक्षारित हो जाता है। संक्षारित मतलब उस पर परत चढ़ जाता है, तो उसे हम संक्षारण कहते हैं। सिंपल है, याद रखिएगा कि संक्षारण किसे कहते हैं। तो जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, नमी से अभिक्रिया करके संक्षारित हो जाता है तो उसे हम संक्षारण कहते हैं। तो इस वीडियो में 13 क्वेश्चन था जो सब्जेक्टिव था। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसे जरूर से जरूर याद करना। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चन है जो आप लोग को एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसको जरूर से जरूर याद करना। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि 13 में से आप लोगों को कितना प्रश्न याद था पहले से, ताकि हमको भी पता चले कि आप लोग को तैयारी कितना हुआ है। और आप लोग का एग्जाम में बहुत कम समय बचा है, तो आप लोग अपना तैयारी को बढ़ाइए। 2023 की फाइनल एग्जाम में आप लोग 450 प्लस अंक लाइए, टॉपर बनिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे, क्योंकि अब आप लोग को इम्पोर्टेंट क्लास होगा जो 2023 के फाइनल एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन कराया जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो यहाँ पर नंबर लिख देते हैं 99 55 15 0 48 यहाँ पर 8। इस पर आप लोग को SMS करना है, तभी आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा। उस पर आप लोग को ये सभी कंटेंट दिया जाता है, तो आप लोग जरूर जुड़ना व्हाट्सएप ग्रुप में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को धन्यवाद।